Good morning, class. Today I will start with the next topic. It is recording of banking transaction. In the previous questions also we have some terms related to bank. As I told you, if we received or paid a check, that will be withdrawn or deposited into bank. But now we have some kind of transactions related to bank. So in such situation you need to pass the journal entries like this. So first transaction is when the cash is deposited into bank. The effect of this transaction is कि जब आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश बैलेंस रिड्यूस होगा. So if the bank balance increase, it will be recorded in the debit side. The entry is bank account debit, and to cash account, cash is to be recorded in the credit side because कैश आपका कम हो जाएगा, इसलिए कैश को क्रेडिट में किया है. So the journal entry is bank account debit to cash account. सेकेंड सिचुएशन व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. अब कैश अगर आप बैंक से विड्रॉ करेंगे तो आपके बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा और आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा. ये रिवर्स सिचुएशन है. सो कैश इंक्रीज इट विल बी इन द डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक रिड्यूस इट विल बी इन द क्रेडिट साइड टू बैंक अकाउंट. दीज टू एंट्रीज आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री मतलब वो ट्रांजेक्शन जिससे आपका कैश और बैंक अकाउंट दोनों अफेक्ट होते हैं, दैट एंट्री इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. द नेक्स्ट वन, थर्ड, व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड आर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे. अगर आपको किसी भी अपने कस्टमर से या कहीं से भी कोई चेक या ड्राफ्ट मिला और उस चेक या ड्राफ्ट को आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू द नेम ऑफ दैट पर्सन जिससे हमें चेक मिला है. नेक्स्ट इज when check received from the customer are not sent to bank on the same date. आपको किसी भी पर्सन से एक चेक मिला बट आपने सेम डे उस चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं करवाया. मे बी टाइम पीरियड ऑफ हो गया था बैंक का या फिर कुछ भी ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आपने सेम डे पर उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. सो व्हेन यू रिसीव द चेक एट दैट टाइम द एंट्री इज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू द नेम ऑफ द पर्सन. यहाँ पर हम प्रीवियस एंट्री में हमने बैंक लिखा था बिकॉज वो बैंक में डिपॉजिट हो चुका था. अभी तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, वो हमारे पास हमारे हाथों में ही है. दैट्स वाई आई विल राइट हियर चेक इन हैंड डेबिट टू बैंक. व्हेन इट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तब इसको हम बैंक पे लिखेंगे. नेक्स्ट इज ऑन द डेट व्हेन द अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. नाउ वो जो चेक मुझे मिला था जिसको मैंने डिपॉजिट नहीं किया था, अब उसको मैंने नेक्स्ट डे या उसके बाद कभी भी बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो द जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. अब बैंक में डिपॉजिट हो गया, दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. वो चेक इन हैंड अब इन कैश हो चुका है. अब अगर इन दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन करें तो चेक इन हैंड डेबिट है, चेक इन हैंड क्रेडिट है. अल्टीमेट इफेक्ट इसका नील हो जाएगा, बट जब तक वो डिपॉजिट नहीं होगा तब तक वो चेक इन हैंड ही मेंशन होगा. नेक्स्ट, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट. अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट जाकर मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा देता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू द नेम ऑफ द पर्सन. व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इन द बैंक इज डिसऑनर. नाउ द वर्ड डिसऑनर इज देयर. डिसऑनर का मतलब होता है चेक बाउंस होना. बाउंस आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पर्सन राम को 50,000 रुपीज़ का चेक बना कर दिया. वो बैंक में गया उस चेक को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, बट एक्चुअली जब वो बैंक में गया तब उसको पता चला कि मेरे अकाउंट में तो 50,000 रुपीज़ है ही नहीं, तो बैंक उस चेक को बाउंस कर देगा. तो जो चेक अब मुझे उस पर्सन से मिला था तो वो मेरे लिए अब यूज़लेस है. आई विल रिटर्न द चेक टू दैट पर्सन अगेन. सो दिस इज़ कॉल्ड डिसऑनर ऑफ अ बिल या डिसऑनर ऑफ अ चेक. तो इसको बोलते हैं चेक का बाउंस होना. तो जिससे भी आपको चेक मिला था आप उसको रिटर्न कर दोगे. So you will write the name of that person in the debit to bank account. Next, when a check received from a customer and discount is allowed to him, and if the check is deposited into the bank on the same day. अगर आपको किसी भी कस्टमर से कोई चेक मिला है और उसके साथ साथ डिस्काउंट वर्ड भी है, तो वही जैसे हम कैश की ट्रांजेक्शन्स करते थे. इफ़ द कैश इन द डेबिट साइड, डिस्काउंट इज ऑल्सो इन द डेबिट साइड. तो सेम एज इट इज़ हेयर, आपको कैश की जगह बैंक वर्ड यूज़ करना है. बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू दैट पर्सन अकाउंट. नेक्स्ट, इन केस द अबाउ चेक इज़ डिसऑनर. अगर वो चेक जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है डिस्काउंट लेकर वो डिसऑनर हो जाता है, तो एंट्री कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगी. कस्टमर नेम डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. व्हेन पेमेंट इज़ मेड बाय इशू ऑफ अ चेक, चेक इज़ ऑलवेज इशूड फ्रॉम अ बैंक. तो जिसको भी आप चेक की पेमेंट करोगे उस पर्सन का नाम टू बैंक अकाउंट. व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक,
expenses are to be debit to bank account. When cash is withdrawn from the bank for the personal use is known as drawings. So drawings account debit to bank account because the payment is made by check. When interest is charged by the bank, अगर बैंक अपनी सर्विसेज के लिए हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एंड व्हेन इंटरेस्ट इज़ अलाउड बाय द बैंक, अगर बैंक अपने अकाउंट की वजह से, मेरे अकाउंट की वजह से मुझे कुछ इंटरेस्ट देता है तो वो मेरे लिए इनकम है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड. द लास्ट इज बैंक विल चार्ज सम चार्जेस फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज. So that bank charge is my expense. So bank charge is to be debited to bank account. Now look at illustration number 13 on the basis of such bank transactions. So you need to pass out the journal entry. The first entry is as on 1st of March. Paid into bank for opening a current account. आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया 25,000 रुपीज़ से. तो अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश बैलेंस रिड्यूस होगा. So first entry is as on 1st of March. Your bank balance increased. So the journal entry is bank account debit to cash account. I am not preparing by using the format, but it is compulsory for you to draw the format. It is 25,000. Second entry. Goods purchased and payment made by check. You purchase the goods of ₹10,000 and make the payment by check. So we purchase the goods. The journal entry is purchase account debit and check is always withdrawn from the bank to bank account. 10,000 in the debit and 10,000 in the credit side. Next we have as on 8th. Cash sales to be 40,000. Out of this 30,000 deposited into bank. आपने 8th of March का टोटल 40,000 की सेल्स की थी, जिसमें से आप 30,000 बैंक में डिपॉजिट कर चुके हैं. इट मीन्स 40 में से 30 अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो मेरे पास 10,000 का कैश बैलेंस है. सो द जर्नल एंट्री इज वी रिसीव्ड कैश और बैंक फ्रॉम दिस सेल्स. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. द टोटल सेल्स इज ऑफ ₹40,000 इन द क्रेडिट साइड. आउट ऑफ दिस दे सेड वी डिपॉजिट 30 इन द बैंक. सो बैंक में डाला 30,000. तो कैश कितना है आपके पास? 10,000 रुपीज़ का. नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज़. नाउ इट इज़ नॉट मेंशन कि हमने चेक से विड्रॉ किया, तो ये हमारा कैश में विड्रॉन है. प्राइवेट यूज़ इज़ नोन एज ड्राइंग्स. सो द जर्नल एंट्री इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इट इज़ ऑफ ₹5,000 not for 5,000. Next we have as on 12th, withdrawn from bank for private use. Now it is mentioned here कि आपने बैंक से private use के लिए निकाला है. So the journal entry is drawings account debit. बैंक से निकाला है तो to bank account by ₹4,000. Next we have withdrawn from bank. विड्रॉन फ्रॉम बैंक मेंशन है तो ऑब्वियसली बैंक से हमने क्या विड्रॉ किया होगा? कैश विड्रॉ किया होगा. तो हमारे बिजनेस में आएगा कैश और बैंक बैलेंस होगा रिड्यूस. कैश आएगा तो डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक रिड्यूस होगा तो क्रेडिट में टू बैंक अकाउंट. एंड दिस एंट्री इज़ नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. एज आई सेड कि जो एंट्री कैश और बैंक अकाउंट दोनों को अफेक्ट करती है, दैट एंट्री इज़ कॉन्ट्रा एंट्री. द लास्ट वन इज़ प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट. आपने एक FD अकाउंट ओपन किया. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज जो आपने FD करवाई है उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो बैंक से मैंने करंट अकाउंट से पैसा निकाल कर एक FD परचेज की. सो दिस FD इज़ माई इन्वेस्टमेंट या मेरी एसेट है. सो द जर्नल एंट्री इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट. आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया to bank account by ₹20 in the debit, 20 in the credit. That's all about this question. In the last you need to total the debit or the credit side. They both must be equal. Next topic we have the opening entries. Opening entry is कि मेरा बिजनेस प्रीवियस ईयर से चल रहा है, दैट इज़ इन कंटिन्यूशन. सो जो लास्ट ईयर में मैंने अकाउंट्स को क्लोज किया था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है. फॉर एग्जांपल इन 31 मार्च 2019 की जो क्लोजिंग थी वो 1 अप्रैल 2019 की ओपनिंग होगी. सो
The closing of the previous year balances are called the opening of the next year balances. So if we have so many kinds of assets or liability in the beginning of the year, so as per the rule, all the assets are to be recorded in the debit side and all the liabilities are to be recorded in the credit side. Look at how it is. For example, this is the example. The following balances appeared in the books of Gopal as on 1st of April. ये उसके पास जब उसने करंट ईयर अप्रैल 20 में स्टार्ट किया, ये उसके पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी. सो मैनी एसेट्स आर हेयर एंड सम लाइबिलिटीज़ आर ऑल्सो हेयर. सो जब हम भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे, सभी एसेट्स को आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. सो आई एम राइटिंग द जर्नल एंट्री. Record all the assets in the debit side. In the assets we have cash, बैंक, स्टॉक, डेटर्स. अब डेटर्स में 3 पर्सन हैं, अशोक, पवन एंड विवेक. चाहे तो डेटर्स वर्ड लिख के इकट्ठा लिख सकते हैं एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन द डेटर्स तो आप तीनों का नाम अलग अलग भी लिख सकते हैं. इट्स योर चॉइस. सो आई एम राइटिंग लाइक दिस. जर्नल एंट्री इज एज ऑन 1st of April 2020. Cash account debit. I have bank balance also, bank account debit, then we have stock account debit, then we have debtors account debit, and one more thing we have machinery account debit. These are all the assets. The amount of cash is 8,000 in the debit, bank balance is of 20, 54 is the value of stock, 47 are the value of debtors, and 60 is the machinery. This is how the assets. Then in the liabilities we have creditors. Creditors में 2 पर्सन हैं. आप चाहे तो इकट्ठे लिख दें, चाहे उनको अलग अलग लिखें. So I am writing combine to creditors account and to capital account. The creditors are of 20,000 in the credit and the capital is of rupee 2 lakh. Now, as per the rule of journal, you know, debit or credit, this is the debit side and this is credit side. Debit and credit, they are always equal. तो credit का total आपका बन रहा है 2,20,000 and debit side is less than this 220, then you have to do the balancing. यहाँ पर debit का total बन रहा है आपका 1,89,000. so दोनों में difference है. debit side कम है आपकी 31,000 rupees से. so in the debit side you may write goodwill account debit. This is the balancing figure as rupee 31,000. अब आपकी दोनों sides equal हो गई. It is compulsory to equal the debit and credit side. इस क्वेश्चन में तो डेबिट साइड लेस थी. सपोज आपकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, इट इज़ सपोज 2 लाख और क्रेडिट का टोटल होता है आपका 180, तो आपकी क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है. अगर आपको कैपिटल वर्ड मेंशन है तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. वंस अगेन, इफ द डेबिट साइड इज मोर एंड द क्रेडिट साइड इज लेस, then in the credit side, if the word capital is mentioned, the balancing figure is known as capital reserve. If the capital is not mentioned, only the creditors are mentioned, then the balancing figure is known as capital. Once again, अगर आपकी क्रेडिट साइड कम है और आपको सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हैं लाइबिलिटी में, तो जो आपकी डिफरेंस की या बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल होगी. और अगर कैपिटल मेंशन है आपके क्वेश्चन में, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज़ नोन एज कैपिटल रिजर्व इन द क्रेडिट साइड. और डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर आती है दैट इज़ ऑलवेज गुडविल. सो दिस इज अबाउट द ओपनिंग एंट्री. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक बैड डेब्ट्स. Now what are bad debts? I told you the meaning earlier in the basic accounting terms. Bad debts is, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, राम को मेरे देने थे 10,000 रुपीज़. ही इज़ माई डेटर. उसको मैंने क्रेडिट में सेल्स की हुई है और उसने मुझे 10,000 रुपीज़ देने हैं आफ्टर 2 months. आफ्टर 2 months ही सेड कि आई एम नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट. आई एम एबल टू पे ओनली ₹6,000. So he is paying my 6,000 only. जो 4,000 he is not able to pay, that is known as bad debts. Bad debts मतलब जो डेटर से पैसा मुझे लेना था और वो पैसा मेरा अब डूब गया, डेटर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया पैसा देने से, that amount is known as bad debts.
सो फ्रॉम राम मुझे 10,000 रुपीज़ लेने थे, उसने मुझे 6,000 पे किए हैं. सो आई एम गोइंग टू रिसीव ओनली ₹6,000. द जर्नल एंट्री इज़ कैश अकाउंट डेबिट. उसने मुझे कैश पे किया 6,000. अब बैड डेब्ट्स हुए मेरे 4,000 का मुझे लॉस हो गया. एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल द लॉसेज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. सो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितने का 4,000. टोटल टू राम से मुझे कितना लेना था 10,000. दिस इज अबाउट द बैड डेब्ट. कि द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स दे आर कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स. And this bad debts is loss for a company. That's why they are to be recorded in the debit side as losses. So the journal entries जितना मुझे कैश उससे मिल जाएगा उसको डेबिट करेंगे. लॉसेस के बैड डेब्ट्स को डेबिट. टू राम से मुझे टोटल मिलना था 10,000. That's all about today's video. Next illustration number 14 that I will discuss in the next video. To that, solve the question. Thank you.